सुनी, कुछ देखी, कुछ अनदेखी तरंगों के बारे में। इस सृष्टि की बात करें या विज्ञान में इस सृष्टि को ब्रह्मांड भी कहते हैं। ब्रह्मांड दो चीजों से मिलकर के मूलतः माना जाता है कि बना है, एक है पदार्थ और दूसरा है विज्ञान। तमाम धारणाएं हो सकती हैं। वैज्ञानिक धारणाओं के अंतर्गत ये मान्यता है कि जो ब्रह्मांड है उसका बहुसंख्यक भाग जो है यहाँ पदार्थ का है या कह सकते हैं कि निर्वात है, लेकिन कहीं न कहीं निर्वात में भी ऊर्जा मौजूद है या ऊर्जा मिलती है। यह ऊर्जा का क्या रूप होगा ये जरा एक विवादास्पद प्रश्न भी हो सकता है, लेकिन अब तक के अध्ययन ये बताते हैं कि ऊर्जा विकिरण के रूप में मौजूद है या रेडिएशन के रूप में मौजूद है। मैंने जानबूझकर इस विकिरण को ऊर्जा लिखा है क्योंकि भारतीय साहित्य में, पौराणिक साहित्य में इस विकिरण के बारे में ऊर्जा ही कहा गया है। अगर बहुत ही थियरीज को छोड़ दें, सिद्धांतों को छोड़ दें, आदिदेव शंकराचार्य की इस सिद्धांत में इसको विकिरण को भी ऊर्जा कहा गया है और इसलिए हम इस ब्रह्मांड को ये मान सकते हैं कि पदार्थ और ऊर्जा दोनों से मिलकर के बना हुआ है। विज्ञान सम्मत सिद्धांतों की अगर बात करें तो पदार्थ दो रूप में, जिस बताया दो रूपों में मौजूद है। द्वैत कहते हैं, कभी ये तरंग के रूप में, तरंग घटक के रूप में व्यवहार करता है और कभी ये जो है तरंग के कण के रूप में व्यवहार करता है। अगर इसी तरह से ऊर्जा को भी देखें तो ऊर्जा के भी दो रूप सामने होते हैं, कभी ये तरंग के रूप में होती है, कभी कण के रूप में होती है। अगर पदार्थ को गंभीरता से देखें तो ये दो रूपों में मिलता है, ये कभी स्थिर होता है और कभी चलायमान होता है। जब ये चलता है, गतिमान होता है, तो इसमें फिर से कोई न कोई एक तरंग जुड़ी होती है जिसको हम पदार्थ तरंग या मैटर वेव कहते हैं। इसको डी ब्रागली ने बहुत विस्तारपूर्वक समझाया था। पदार्थ और ऊर्जा के बीच में जो परस्पर संबंध है उसे E = mc² से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये परस्पर संबंध को बताता है कि अगर कहीं द्रव्यमान है तो कितनी ऊर्जा होगी इसमें। आगे अगर देखते हैं इसकी कि यानी इस ब्रह्मांड को समझने के लिए तरंगों को जानना बहुत आवश्यक होता है। तो पहले प्रश्न होता है कि तरंग क्या है। तरंग एक प्रकार का विक्षोभ होता है जो किसी माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रसारित होता है। इसमें संवेग तथा ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। यानी वेव इज ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। Wave is a kind of disturbance which propagates from one point to another point in which the transportation of the energy and momentum takes place. इसमें से संवेग और ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। ये तरंगें बहुत प्रकार की हो सकती हैं। मूलतः इन तरंगों में दो प्रकार की बहुत ही महत्वपूर्ण तरंगें हैं। एक को यांत्रिक तरंगें कहते हैं, दूसरे को विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। तरंगों के बहुत से गुण होते हैं। उसमें आवर्तकाल हो सकता है, उसमें आवृत्ति हो सकती है, उसमें वेग हो सकता है, उसमें कुछ और भी गुण मौजूद हो सकते हैं। विस्थापन हो सकता है, त्वरण हो सकता है, जो है दाब हो सकता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण इनका गुण है वो इनका वेग होता है। तो इन दो तरह की तरंगों में एक तो माध्यम में, यानी किसी माध्यम में कोई तरंग जाती है या निर्वात में जाती है, दो तरह की तरंगें हो सकती हैं। तो पहली प्रकार की तरंगों को हम यांत्रिक तरंगें कहते हैं। ऐसी तरंगें जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उनको यांत्रिक तरंगें कहते हैं। और ये अनावेशित जो कण हैं उनके कंपन से जो है बनती हैं, या ये तरंगें किसी अनावेशित कण के कंपन से उत्पन्न होती हैं। कण की आवृत्ति के अनुसार यांत्रिक तरंगों को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये जो कण कंपन करता है या घूर्णन करता है उनकी जो आवृत्ति होती है उसकी घूर्णन की आवृत्ति के आधार पर तीन भागों में इसको जो है बांटा गया है। पहली है श्रव्य तरंगें। इनकी जो तरंग की जो आवृत्ति होती है वो 20 से 20 हर्ट्ज के मध्य होती है। इसी तरह से दूसरे प्रकार की तरंगें अश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। और तीसरे प्रकार की तरंगें जिनको पराश्रव्य तरंगें कहते हैं, इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से या 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। श्रव्य तरंगों को ही हम ध्वनि तरंगें कहते हैं। ये जो वर्गीकरण है ये जीवधारियों में जीवधारियों के आधार पर किया गया है। लेकिन बहुत से ऐसी वनस्पतियां होती हैं, बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जिनमें क्षमता अलग अलग होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इन यांत्रिक तरंगों में या इन तरंगों में सबसे एक महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारे लिए होगा आज का, वो इनका वेग होगा। अगर यांत्रिक तरंगों के वेग की बात करें तो इनका वेग एक गणितीय फार्मूला v = E/d होगा, जहां E प्रत्यास्थता गुणांक है और d माध्यम का घनत्व होता है। यानी ये वेग जो यांत्रिक तरंगें हैं वायु में बहुत कम चलती हैं। इनफैक्ट इनका जो
मान है वो 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। और अगर ठोस में ले जाएं या द्रव में ले जाएं तो इनका मान बढ़ जाता है जो है यांत्रिक तरंगों का। वैसे माध्यम के साथ साथ बाहरी शर्तों पर भी निर्भर करते हैं, जैसे तापमान, दाब इत्यादि पर भी निर्भर करता है। दूसरे प्रकार की जो तरंगें थी उनको विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। ऐसी तरंगें जिनके चलने के लिए, संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उनको यांत्रिक तरंगें कहते हैं। ये किसी आवेशित कण के कंपन या घूर्णन से बनती है और कंपन या घूर्णन की जो आवृत्ति होती है उसके परिणाम के परिमाण के आधार पर इनको भी 3 तरह से विभाजित किया गया है। पहली कहलाती है इसमें से वेव रीजन या तरंग क्षेत्र कहलाता है। दूसरा प्रकाशीय या जिसको ऑप्टिकल रीजन कहलाता है, प्रकाशीय क्षेत्र। तीसरा इसमें रे रीजन या किरण क्षेत्र कहलाता है। बाद के दिनों में इनके और भी अलग अलग वर्गीकरण आए सामने, लेकिन अगर इनके वेग की बात करें, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के वेग की बात करें तो किसी माध्यम में इनका वेग 1/√μ और एप्सिलॉन, यानी जहां पर ये माध्यम की परावर्तनशीलता और ये 2 स्थिरांक पर निर्भर करती है। निर्वात में इनका मान जो प्रकाश के वेग के बराबर होता है c = 1/√μ0 और एप्सिलॉन0। निर्वात में परावर्तनशीलता और ये चुंबकीय और वैद्युतशीलता के, यानी अगर प्रकाश की विद्युत चुंबकीय किरणें जो हैं किसी माध्यम में जाती हैं तो ये माध्यम के स्थिरांक पर भी निर्भर करती हैं। अगर ये निर्वात में चलती हैं तो इनका माध्यम के स्थिरांक से कोई नहीं। अगर दोनों को एक साथ देखें तो जो यांत्रिक तरंगें थी इनका वेग बहुत कम होता है, 330 मीटर प्रति सेकंड था हवा में, जबकि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं इनका वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी करीब करीब 1,00,000 गुना कम होती है। तो इन सब के जरा कुछ तो उपयोग होते हैं, यानी ये चुंबकीय तरंगें हैं या यांत्रिक तरंगें हैं, इनके कुछ अपने गुणधर्म होते हैं, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, अवशोषण या विकिरण या संचरण। इन सब का व्यवहारिक उपयोग हमारे जीवन में बहुत है, यानी इन गुणों को इस्तेमाल करके हम कुछ व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करते हैं। अगर आप सब तरंगों की जरा बात करें, इंफ्रासोनिक वेव्स की बात करें, जहां बहुत सी बातें भी की गई थी कि ऐसी यांत्रिक तरंगें जिनकी आवृत्ति निम्नतम श्रव्य आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, अश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। इस प्रकार की तरंगें बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न की जा सकती हैं। भूचाल के समय पृथ्वी में बहुत लंबी तरंगें चलती हैं, ये अश्रव्य तरंगें हैं। हमारे हृदय की धड़कनों की आवृत्ति भी अश्रव्य तरंगों के क्षेत्र में होती है। गैंडे तथा हाथी परस्पर बातचीत के लिए अश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, सुनामी चेतावनी की बात की जा रही थी या की जा रही है, उनमें इन तरंगों का उपयोग होता है। प्रकृति में पाए जाने वाले बहुत से जानवर, यहाँ तक कि वनस्पति जगत के कुछ पेड़ पौधे इस प्रकार की आवृत्तियों को या इस प्रकार की तरंगों को संसूचित करने की, डिटेक्ट करने की क्षमता रखते हैं। अगर मनुष्य के हृदय की बात करें, हार्ट की बात करें, तो सामान्य तौर पर इसकी जो आवृत्तियां आती हैं 1 से 2 हर्ट्ज होती हैं या 1 से 2 जो कंपन प्रति सेकंड होती है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लोग कहते हैं आप मेरे हृदय की बात नहीं जानते, कैसे जानेगा? उसकी आवृत्ति 1 से 2 के बीच में होती है और शायद दुनिया की सबसे कम आवृत्ति ये हृदय से ही उत्पन्न होती है। वैसे शरीर के और भी भाग हैं, उनकी बात की जाएगी। मैं जरा जो नैनो टेक्नोलॉजी के विद्वान है उस विषय पर बात नहीं जाऊंगा, लेकिन शरीर के अंदर और भी होते हैं। अध्ययन ये बता रहे हैं कि अगर इस तरह की संसूचन क्षमता, डिटेक्शन लिमिट अगर हम प्रयोगशाला के बजाय किसी ज्योधारी में पैदा कर दें तो शायद हर चीज घटित होने से पहले ही पता लग जाए। और भारतीय ज्योतिष का कुछ सिद्धांत इस पर आधारित है, उस विषय पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अभी केवल एक हृदय की बात की जा रही है। शरीर के और भी अंग होते हैं, उनमें भी इस तरह की तमाम जो आवृत्तियां हैं वो उत्पन्न होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये थी, तो हृदय की बात हम क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि उसकी आवृत्ति 1 से 2 आवृत्ति के बीच में होती है, हर्ट्ज के बीच में होती है। और इसी तरह अगर बात करें तो ये गैंडे जिनकी जो आपस में बातचीत करने के लिए 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं। ये गैंडे ये अध्ययन बताते हैं, ये लंबी
लंबी स्टडी है, बहुत सी पुस्तकें इस पर मौजूद हैं कि जो गैंडे आपस में किलोमीटर्स में बात करते हैं। सबसे खास बात है कि इनकी आवृत्ति बहुत कम होती है, इसलिए तरंग दैर्घ्य बहुत दूर होता है। तो अगर एक गैंडा एक जंगल में है, हो सकता है मध्य प्रदेश के किसी जंगल में हो, और दूसरा गैंडा हो सकता है महाराष्ट्र के किसी जंगल में हो, तो वो आपस में बातचीत करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इनका अध्ययन कुछ अभी थोड़े देर में मैं आपको इनके तमाम परास यानी रेंज जो है उसकी बात कर रहा हूँ। इसी तरह हाथियों में ये देखा गया कि हाथी 15 हर्ट्ज आवृत्ति से आपस में बातचीत करते हैं। 3 किलोमीटर तक के जंगल में हाथी आपस में बात करते हैं। हाथी के अंदर दोनों तरह की क्षमताएं होती हैं। वो श्रव्य आवृत्तियों को, ध्वनि तरंगों को भी दर्शित करता है और अपश्रव्य को भी करता है, लेकिन हाथी में किसी प्रकार की पराश्रव्य तरंगों को डिटेक्ट करने की, संशोधित करने की क्षमता नहीं होती है। ये केवल इन्हीं की बात नहीं है, सुनामी की बात की जा रही थी। सुनामी में चूंकि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो जुड़ा होता है, इसलिए सुनामी भी की जो आवृत्तियां हैं वो इसी ऑर्डर की होती है। इंडोनेशिया में या कहीं भी बंगाल की खाड़ी में हो रहा है तो बहुत दूर से पता लगाने का कारण सिर्फ यही है, लगने का कारण यही है, उनका तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा होता है। यानी ये जो अनसुनी तरंगे हैं, ये जो अनसुनी तरंगे हैं, उनका उपयोग जो इस अवसभ क्षेत्र में वो बहुत कम हुआ है। हम इसमें अध्ययन अगर करें तो शायद हमें कुछ और नई बातें निकल सकती हैं या मिलने की संभावना है और मिल रही हैं। बहुत से जैविक प्राणी जीवधारियों पर इसके प्रयोग चल रहे हैं, बहुत से वनस्पतियों पर इनके प्रयोग चल रहे हैं। मैं कुछ एक लिस्ट जिसमें से ये स्पेक्ट्रम बना हुआ है, इसमें बहुत सी चीजें दी गई हैं, उसके विवरण पर थोड़ा संक्षेप में जाऊंगा। ये देख रहे हैं कहीं पर पल्स जिसको कहते हैं नाड़ी, कोई एक मनुष्य के शरीर में करीब 72 जो स्पंदन है प्रति सेकंड होते हैं, उससे 1 या 1.5 के आसपास इसकी आवृत्ति आती है। आप सोच सकते हैं कि हृदय की धड़कन को बताता है, तो आप इसको कान से नहीं सुन सकते, क्योंकि हमारे कान की जो सीमा है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक है। उसके पहले और उसके बाद की आवृत्तियां मनुष्य की ओर से सबसे अच्छी सुनाई पड़ने वाली जो कर्णप्रिय ध्वनि है वो करीब 600 हर्ट्ज से 1000 के आसपास ही होती है। 600 से कम की हम सुन सकते हैं, 1000 से ऊपर की पीड़ा पहुंचाती है। यानी ये अपश्रव्य तरंगें हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। कुछ बातें इसके साथ जुड़ी थी, जैसे मैंने बताया हाथी 15 हर्ट्ज से बात करता है, गैंडे 5 हर्ट्ज तक काम करते हैं। इसी तरह अगर दूसरे तरह की बात करें, श्रव्य तरंगों की बात करें, इन सब से सभी लोग, ध्वनि तरंगों की बात करें तो करीब करीब सभी लोग उससे परिचित हैं। यानी ये श्रव्य तरंगे या ध्वनि तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है, और इनको जो उत्पन्न करने की क्षमता करीब करीब हर जीवधारी में होती है, वनस्पतियों को छोड़ करके। वनस्पतियां कुछ ऐसी हैं जो इसको बताती हैं, जब हवा चलती है तो ये चूंकि अनावश्यक चीजों के कंपन से बनती थी, इसलिए अगर उसमें डाल या तना कोई भी घूमता है या घूर्णन करता है तो ये आवृत्तियां बनती हैं। इसमें वाक तंत्र यानी मनुष्य के अंदर या जीवधारियों के अंदर जो भी एक झिल्ली होती है, या कंपित डोरियां जिनको कहते हैं, डोरी लगा दीजिए, ये वायलिन, सितार, कुछ और भी हो सकते हैं। कंपित छड़ें जैसे द्विभुज सरित्र इसको कहते हैं, या प्लेटें, झिल्लियां, घंटी, लाउड स्पीकर, तबला इत्यादि से बनती है। या इनकी जो साउंड है वो कहीं कहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आजकल हम देखते हैं जो टेलीफोन से हम एक दूसरे से बात करते हैं, पहले लोग आमने सामने होकर के बात करते थे, आजकल शायद आमने सामने होना बहुत मुश्किल हो गया है, तो लोग फिर भी ध्वनि किसी न किसी माध्यम से एक से दूसरे से बात करते हैं। तीसरे प्रकार की जो तरंगे हैं उनको पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा या 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है, और ये इनके प्रति बहुत से जीवधारी जो है संवेदनशील होते हैं। इनके बारे में कम से कम हम लोग चमगादड़ के बारे में जानते हैं। चमगादड़ के बारे में कहा जाता है कि वो जो पराश्रव्य तरंगे उनको निर्गत भी करता है और उसको डिटेक्ट करने की, संसूचित करने की भी क्षमता रखता है। ये केवल चमगादड़ के लिए ही नहीं है, ये बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनकी मैं आपके सामने कुछ लिस्ट दे रहा हूँ। कुत्ते, बिल्ली, चूहे, चमगादड़, डॉल्फिन और हंस, इसके अलावा भी और बहुत से जानवर हैं जो पराश्रव्य तरंगों के साथ साथ, इनमें एक खास बात है कि ये पराश्रव्य तरंगों के साथ साथ श्रव्य तरंगों को भी, और इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो अपश्रव्य तरंगों को भी अपने साथ जो है डिटेक्ट करने की, संशोधित करने की। एक अध्ययन के मुताबिक एक इसमें मोथ, ये कुछ लिखा हुआ है, मोथ एक घास का कीड़ा होता है, ये पूरी तरह से पराश्रव्य तरंगों को अपने ऊपर या
संचालित करने की क्षमता रखता है। इसको चमगादड़ खाता है। सबसे खास बात यह है कि चमगादड़ के पास दोनों क्षमताएं हैं। श्रव्य क्षमता है, अगर आप उसे चिल्लाते हैं तो वो अपना रास्ता बदल देगा, लेकिन अपना रास्ता बदलने के लिए वो पराश्रव्य तरंगों को अपनी तरफ या पराश्रव्य तरंगों की मदद लेता है। तो ये चमगादड़ है, या इसकी जो क्षमता है चमगादड़ की, वो 10 किलोहर्ट्ज से लेकर के 120 किलोहर्ट्ज तक होती है, यानी उसमें आवृत्ति जो होती है। इसी तरह अगर मौत की बात करें, ये घास के कीड़े की बात करें, तो ये इनका जो रेंज है 10 किलोहर्ट्ज, 10 किलोहर्ट्ज से लेकर के 100 किलोहर्ट्ज तक है। बिल्ली की बात करें, आप बहुत बार बिल्ली को चिल्लाते रहते हैं, बिल्ली अपना मस्त होकर के घूमती रहती है। क्या कारण होता है? बिल्ली का जो प्रयास है वो 50 हर्ट्ज से लेकर के 100 किलोहर्ट्ज तक होता है। जब तक आप जोर से नहीं बोलेंगे, बिल्ली की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से कम कर दिया, अगर आपने 20 में किया तो बिल्ली जाने वाली नहीं है, 40 में कर दिया तो भी जाने वाली नहीं है, क्योंकि उसे पता ही नहीं लगता है कि आप उस बिल्ली से कुछ बात कर रहे हैं। इसी तरीके से चूहे की बात करें, जो बहुत भगवान का प्रिय है, और इस चूहे कम से कम विज्ञान जगत में इस माउस के लिए बहुत ही खास बात है। ये चूहे जो होते हैं प्राकृतिक रूप से बड़ा इनमें से गुण होता है, इनकी जो क्षमता है आवृत्ति की 1 किलोहर्ट्ज से 100 किलोहर्ट्ज तक होती है। 1 किलोहर्ट्ज से 100 किलो तक होती है। यानी चूहे के बारे में ये कहा जाता है कि आप चूहों को चिल्लाते रहिए, भागते नहीं है। तो जब तक आप 1 किलोहर्ट्ज तक की कोई भी आवृत्ति तैयार नहीं कर सकते या उसके ऊपर नहीं डालेंगे, तब तक वो उसको डिटेक्ट या संसूचित नहीं करते हैं। हाथियों के बारे में भी हमने बात की। हाथियों के बारे में 10 हर्ट्ज से लेकर 10 किलोहर्ट्ज तक, ये 10 किलोहर्ट्ज से ऊपरी सीमा थी कि वो आपकी बात भी सुन सकते हैं और अपने लिए भी इस तरह का वार्तालाप करते हैं कि कोई सुन भी ना पाए। इसी तरह से अगर बात करें मनुष्यों के बारे में बात करें, जो कि ज्यादातर हम लोग तो 20 हर्ट्ज से लेकर के ये 20 किलोहर्ट्ज तक रहती हैं। यानी इस तरह की बात करें, कुत्तों के बारे में हम लोग बहुत खास तौर से पुलिस डिपार्टमेंट कुत्तों को अपने साथ रखता है। उनकी जो सीमा है वो 1 किलोहर्ट्ज से लेकर के 10 किलोहर्ट्ज तक होती है। कुत्तों की जो सीमा है वो 1 किलोहर्ट्ज से लेकर के 10 किलोहर्ट्ज तक है। यानी वो जो है किस तरह से उसको डिटेक्ट करते हैं, इसके बारे में बहुत सी धारणाएं बनी हैं। लेकिन जहां तक इन आवृत्तियों के माध्यम से कुछ समझने की बात है, तो कुत्तों के इसमें कुछ लोगों ने पराश्रव्य तरंगों की बात की है। अब इसमें बहुत से नस्ली कुत्ते होते हैं। अब उन नस्ली कुत्तों में कुछ तरह के प्रयोग किए गए। देखा यह गया है कि 20 किलोहर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। 1 लाख ये 100 किलोहर्ट्ज है, यहाँ पर कुछ गलत लिखा हुआ है, 100 किलोहर्ट्ज तक उसमें पाया जाता है। तो ये देखा यह गया कि ये जो है पराश्रव्य तरंगों को भी सूचित कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कुछ दूसरी तरह के इनके चिकित्सीय उपयोग की, पराश्रव्य तरंगों का हमारे लिए बहुत उपयोग है और ये इतना अनगिनत है कि इसके विषय में किसी एक ही बिंदु पर बात की जा सकती है। अगर दो तरह के बात करें, 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर की जितनी तरंगें होती हैं, अधिकतम तरंगें फिर वही √E/d से उनकी आवृत्ति निर्धारित होगी। तो 1 मेगाहर्ट्ज से 20 मेगाहर्ट्ज तक की जो पराश्रव्य तरंगें, उसका चिकित्सा में उपयोग है। 1 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 20 मेगाहर्ट्ज तक जो तरंगें हैं, उसी का केवल चिकित्सा में उपयोग है। सभी लोग अल्ट्रासाउंड से परिचित हैं, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसमें दूसरी तरह की जो मानव मस्तिष्क में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं, उसके लिए CAUSA कहलाता है, कैविट्रॉन अल्ट्रासोनिक सर्जिकल एस्पिरेटर, इससे निदान मिल सकता है या इससे इसका अध्ययन किया जाता है। इस तरह रक्त प्रवाह की दर के मापन में भी डॉपलर फ्लोरोमीटर में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। गुर्दे तथा पित्ताशय की पथरी और ट्यूमर को नष्ट करने में भी पराश्रव्य तरंगों की प्रक्रिया लिथोट्रिप्सी इस्तेमाल करते हैं। हृदय तथा अन्य आंतरिक अंगों के रोगों का पता लगाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ इसके कुछ और उपयोग हैं जिसके बारे में शायद हम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन बहुत विस्तृत रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है, जहां पर 20,000 हर्ट्ज से 60,000 हर्ट्ज की तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पेधन प्रक्रिया में वर्तन यानी कटिंग ड्रिलिंग जिसको कहते हैं, जैसे दांत में कोई चीज भरनी होती है तो उसको अल्ट्रासोनिक के माध्यम, ये जो माध्यम है उसी से इसको करते हैं। तरह बेल्टन प्रक्रिया में वेल्डिंग या दो चीजों को, दो धातुओं को जोड़ने की तो बहुत सी प्रक्रियाएं मौजूद है, सामान्य प्रक्रिया, लेकिन अगर एक धातु हो और एक अधातु हो, उसको जोड़ने के लिए यही एक सबसे प्रक्रिया अच्छी है। यानी दांत में हम कभी कुछ सिरेमिक भराते, कभी चांदी या सोना भराते, तो एक तो धातु हो गई और दूसरी अधातु है। इसको जोड़ने के लिए जो प्रक्रिया इस्तेमाल करती है वो इस्तेमाल होती है। एक तो रिवेटिंग मेथड होता है,
दांत के अंदर छेद करके उसमें से कोई तीसरी चीज डाल करके, लेकिन उस प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अल्ट्रासोनिक डेंसिस्ट्री कहलाती है वो, उसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह सोनार प्रक्रिया यानी जो सोनोग्राफी है, इसमें से बहुत सी चीजें सब लोग जानते हैं सोनोग्राफी के बारे में। इसी तरह से ये अनुप्रस्थ घनत्व के मापन में यहाँ लेजर अल्ट्रासोनिक तकनीकी से कागज की शक्ति यानी कागज में कितना है उसकी नम्यता के निर्धारण में भी, इसी तरह से पराश्रव्य तरंगों को संकेत भेजने में, पदार्थों के यांत्रिक गुणों के निर्धारण में, यहाँ तक कि अल्ट्रासोनिक एयर ट्रांसड्यूसर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत पुराने बर्तन हो या बहुत पुराने कोई सामान हो तो अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। कोई आपका बहुत पुराना बर्तन है जो कीमती है, उससे नष्ट होने से बचाने के लिए इस अल्ट्रासोनिक बाद में जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं सोल्डरिंग करने के बाद डाल दिए जाते हैं। इससे जो सोल्डरिंग क्षेत्र है उसके अगल बगल में जितना सोल्डर होता है वो गल करके खत्म हो जाता है। यानी हम देखते हैं कि इस तरह की ये प्रक्रिया अल्ट्रासोनिक की भी इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में बहुत इसका उपयोग है। अगर और आगे चल करके देखें तो यहीं तक सीमित नहीं है, ये बिल्डिंगों की सफाई, जो बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है उनकी सफाई में भी अल्ट्रासोनिक का उपयोग होता है। आजकल जो महानगरों की जो बहुत बड़े बड़े भवन हैं उनको साफ करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये अल्ट्रासोनिक क्लीनर्स इस्तेमाल होते हैं। और बहुत इसी तरीके से जो दांत के क्षेत्र में, दांतों की सफाई, स्केलिंग इत्यादि में भी अल्ट्रासोनिक, क्योंकि इसमें से आवृत्ति बहुत अधिक होती है इसलिए इसमें कहीं कहीं पर यानी उच्च क्षमता की अगर पराश्रव्य तरंगें इस्तेमाल करें तो इनकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है। और ऊर्जा अधिक होने से जो गम में दांत के अगल बगल जीवाणु छिपे होते हैं उनको मारने की भी क्षमता अधिक होती है। यानी अगर ये बात करें कि यांत्रिक तरंगों के उपयोग की बात करें तो हमने देखा कुछ सुनी और कुछ अनसुनी बातें थी, दोनों को इसके माध्यम से समझ सकते हैं। दूसरा जो हमारी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम थी या विद्युत चुंबकीय तरंगें थी उसके बारे में कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगों को जब आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य या ऊर्जा या तरंग संख्या के आधार पर वर्गीकृत करते हैं तो इसको विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। इन तरंगों को अलग अलग बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में अगर रख दें तो इसको जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। इन विद्युत चुंबकीय विकिरणों की आवृत्ति, ऊर्जा और तथा तरंग दैर्घ्य को परस्पर अगर निकालना चाहें तो एक ये गणितीय फार्मूला है, इसको E इक्वल टू h न्यू या hc बाई लैम्डा से प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे की सारणी में कुछ इसके हमने जो है यानी ये तरंग के आधार, तरंग की आवृत्ति के आधार पर या तरंग दैर्घ्य के आधार पर या जो है ऊर्जा के मान के आधार पर इनको अलग अलग क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया। 3 भागों में मूलतः इसको वर्गीकृत करते हैं। एक तरंग क्षेत्र या वेव रीजन कहलाता है, दूसरा प्रकाशीय क्षेत्र या ऑप्टिकल रीजन कहलाता है, तीसरा किरण क्षेत्र या रीजन कहलाता है। इनको तरंग क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया, एक को रेडियो तरंगे, दूसरे को माइक्रोवेव तरंगे या सूक्ष्म तरंगे कहते हैं। इसी तरह प्रकाशीय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया, आवरक तरंगे यानी इंफ्रारेड, दूसरा दृश्य प्रकाश, तीसरा पराबैंगनी किरणें। इसी तरह जो रे रीजन था, किरण क्षेत्र था, उसको यक्स किरणें और गामा किरणों के रूप में इस सारणी में इनकी आवृत्तियां, साथ साथ तरंग दैर्घ्य और ऊर्जा का मान दिया गया है। अगर इस सारणी को देखें ठीक तरीके से तो अगर ऊर्जा के रूप में देखें तो रेडियो तरंगों की ऊर्जा सबसे कम होती है, न्यूनतम होती है, ऊर्जा सबसे कम है, आवृत्ति सबसे कम है, लेकिन इनका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। रेडियो तरंगों का जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे ज्यादा होता है। इसी तरह जो माइक्रोवेव है इनकी जो ऊर्जा है वो रेडियो तरंगों से कम होती है। इसी तरीके से अगर बात करें गामा किरणों की तो गामा किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है और इसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, लेकिन तरंग दैर्घ्य इनका सबसे कम होता है। अगर एक आकलन देखें कि रेडियो तरंगों की जो ऊष्मा है, ऊर्जा है, वो 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बहुत ही कम होती है। जबकि गामा किरणों की जो ऊर्जा है वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे होती है, कभी 4 हो सकती है, कभी 5 हो सकती है, 10 मिलियन तक। तो अगर किसी मशीन से निकालते हैं तब वो बहुत अधिक हो सकती है। साइक्लोट्रॉन मशीन से अगर निकालें तो 25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक निकल सकती है। यानी अगर ये इनको विवेचन करने की बात करें तो एक तरफ जो
आवृत्ति है बहुत कम है, दूसरी तरफ आवृत्ति बहुत अधिक है, यानी ऊर्जा भी इसी तरीके से एक तरफ बहुत कम है, दूसरे छोर पर, दूसरे बिंदु पर सबसे अधिक है। यानी अगर तरंग क्षेत्र में रेडियो तरंगों की बात करें तो इनके तरंग दैर्ध्य किलोमीटर में है, जबकि गामा किरणों के तरंग दैर्ध्य बहुत ही कम होते हैं, या ये कह सकते हैं। तो एक तरफ ये जो रेडियो तरंग हैं ये शुद्ध रूप से तरंग प्रकृति दिखाती हैं, ये तरंगों के रूप में चलती हैं, जबकि जो गामा किरणें हैं या एक्सरे इनमें कण प्रकृति दिखाई पड़ती है, यानी इसमें से कहीं न कहीं पार्टिकल नेचर होता है। आप सभी जानते हैं कि नाभिकीय प्रक्रियाओं में या नाभिक से गामा कण निकलते हैं, इसलिए इनको कण कहते हैं, क्योंकि इनका तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है। इस सारणी में कुछ इसी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को दिखाया गया है, जो तमाम जीवधारी हैं या इस तरह की चीजें उनके आधार पर इसको समझाने की कोशिश की गई है। ये सब आप सब जानते हैं। इसमें कहीं से यहाँ पर जो नाभिकीय नाभिक है इससे गामा किरणें निकलती हैं, जबकि जो अणु परमाणु हैं उनके के विभिन्न माप जो है इसमें से दिए गए हैं। इसके बाद अगर ये बात करें कि इन तरंगों का क्या उपयोग है हमारे लिए, तो आप सभी जानते हैं कि रेडियो तरंगें जिनकी आवृत्ति मुख्य रूप से 10⁹ से कम होती है और इनका संचार के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में और वर्तमान में शैक्षिक जगत में या शिक्षा के क्षेत्र में इनका उपयोग हो रहा है। पुराने जमाने में जो सबसे ज्यादा संचार की पद्धति मौजूद थी वो रेडियो था, और रेडियो को कई भागों में बांटा जाता है कि रेडियो तरंगें जो होती हैं वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड एफएम जिसको कहते हैं, दो तरह की होती हैं। अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड की बात करें, आयाम मॉड्यूलेटेड तरंगों की बात करें, तो वो किलो हर्ट्ज में होती हैं। कुछ किलो हर्ट्ज हो सकता है 100, 200, 400, लेकिन जो एफएम तरंगें होती हैं वो मेगाहर्ट्ज में होती हैं। दूरदर्शन टीवी टावर से निकलने वाली तरंगें भी एफएम में होती हैं या मेगाहर्ट्ज में होती हैं, और इनके तमाम तरह के जो वर्गीकरण हैं, शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, इस तरह के कुछ वर्गीकरण हैं। कुछ हमने कोशिश की है दिखाने की, यानी जब इसको दीर्घ तरंगें कहते हैं, यानी तरंग दैर्ध्य के आधार पर इनका जो है वर्गीकरण किया गया। बहुत बड़ी तरंगें होती हैं, ये जैसे वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC लंदन, इस तरह की बात करते हैं कि शॉर्ट वेव में पकड़ते हैं। शॉर्ट वेव का मतलब इनकी तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक होनी चाहिए। तो शॉर्ट वेव में दूर की स्टेशन सुनते हैं, नजदीक के स्टेशन के लिए मीडियम वेव 100 मीटर तक होता है, 1 से 2 किलोमीटर तक ये तरंग दैर्ध्य के आधार पर है। अत्यधिक उच्च आवृत्ति तरंगें 2 मीटर तक सुन सकते हैं, लेकिन UHF जिसको कहते हैं ये बहुत बड़ा उच्च आवृत्ति का रेडियो तरंग है। ये पॉकेट रेडियो जिसको हम लोग आजकल इस्तेमाल करते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। पॉकेट रेडियो आर्मी में या फिर एयरक्राफ्ट के अंदर जो क्रू होते हैं उनमें इस्तेमाल किए जाते हैं। ये विभिन्न जो स्पेक्ट्रम है वो मॉल सेंटर में आपस में बातचीत करने के लिए, इसको हम लोग आजकल वॉकी टॉकी कहते हैं, या किसी कंपनी प्रतिष्ठान में जिसको हम लोग वायरलेस सिस्टम कहते हैं, उसमें इन तरंगों का उपयोग, पर्टिकुलरली अगर बात करें तो आर्मी में सबसे ज्यादा, सेना में इनका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता रहा है। और इसी के आगे अगर बात करें सूक्ष्म तरंगों की, माइक्रोवेव की, तो आप सभी जानते हैं इनका विशेष जो उपयोग है आजकल वो मोबाइल कम्युनिकेशन। ये भी रेडियो तरंगों की बात होती है, केवल इनकी जो तरंग दैर्ध्य या ये कहें कि आवृत्ति 10⁹ से 10⁻12 हर्ट्ज के बीच में होती है, और इसका उपयोग संचार के क्षेत्र में, रडार का उपयोग, जो रडार के एप्लीकेशंस हैं, रडार से किसी चीज को देख सकते हैं, शत्रु की चीज हो सकती है वो, या मित्र की हो सकती है, या बहुत से नए जो उसके उपयोग हैं रडार के, पर्यावरण प्रदूषण के क्षेत्र में इस सब का उपयोग किया जा रहा है। यानी ये तरंगें जो माइक्रोवेव हैं जब पानी में अवशोषित हो जाती हैं तो उसमें गर्मी प्रोड्यूस करती हैं, उत्पन्न करती हैं, और इस प्रक्रिया को हम जो है माइक्रोवेव ओवन में इस्तेमाल करते हैं। यानी माइक्रोवेव ओवन में उन्हीं चीजों को पका सकते हैं जिसमें से पानी जैसी चीजें, या हो सकता है ठोस या क्रिस्टलाइन वाटर मौजूद हो, उसमें से इसको कुछ का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये सुदूर संवेदन प्रणाली और साथ साथ ये आजकल फिजियोथेरेपी में भी इस्तेमाल हो रही है। थोड़ा फिजियोथेरेपी में इसे बहुत अधिक तापमान नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए इसको उसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन पहले जो फिजियोथेरेपी आई थी उसमें इसका इस्तेमाल करते थे। जो बहुत ही उच्च कोटि के हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो फिजियोथेरेपी है वो इससे इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर दृश्य प्रकाश की बात करें, ये दृश्य प्रकाश के साथ के पहले अगर अवरक्त तरंगों की बात कर ले, यानी इन तरंगों की जो परास है वो 10⁻12 हर्ट्ज से लेकर 10⁻14 हर्ट्ज के मध्य होती है। इस प्रकार की तरंगें
गर्म वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित होती है। जो भी चीज गर्म होती है उससे अवरक्त विकिरण या इंफ्रारेड रेडिएशन निकलता है। इन तरंगों को हमें आंख द्वारा नहीं देख सकते हैं, परंतु यह त्वचा पे गर्मी उत्पन्न करती हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरणों का केवल यही भाग है जो गर्मी के लिए उत्तरदायी होता है। माइक्रोवेव ऐसी तरंग है जो किसी चीज में अवशोषित होती है तब गर्मी पैदा होती है, लेकिन ये एक ऐसा जो विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक भाग है जो स्वयं में गर्म होता है और बाकी किसी भी भाग में गर्मी नहीं होती है। इनकी जो तरंग दैर्घ्य है लाल प्रकाश से अधिक होती है। अधिक समय तक प्रकाश में रहने के कारण शरीर की त्वचा जल जाती है। ये मुख्यतः तो सबसे महत्वपूर्ण इसका योगदान आज के समय में पर्यावरण प्रदूषण के क्षेत्र में वो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए तथा विभिन्न ऊष्मीय स्थानांतरण प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। इसका उपयोग अदृश्य फोटोग्राफी, इंफ्रारेड फोटोग्राफी पुलिस डिपार्टमेंट भी करती है, सेना के लोग भी करते हैं, या बहुत से जो स्पाई सैटेलाइट कहलाते हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। सुदूर संवेदन के अपने उपयोग हैं, उसमें से किया जाता है, या पर्यावरण प्रदूषण के मॉनिटरिंग के क्षेत्र में भी इसको किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जा रहा है। जिन लोगों को दर्द होता है या कुछ होता है तो IR लैंप्स होते हैं, उनसे सिकाई की जाती है। पुलिस इन तरंगों की सहायता से, पुलिस अवरक्त विकिरणों की सहायता से अपराधी को ट्रैक कर सकते हैं। अगर भीड़ में हम किसी एक व्यक्ति को पहचानने की कोशिश करते हैं, बहुत बार हम देखते हैं कि कोई फिल्म की शूटिंग में एक भीड़ में से एक आदमी को डाल दिया जाता है, बच्चे पूछते हैं इस भीड़ में कैमरा कहां चल रहा था कि वो आदमी पहचान में तुरंत इनको आ जाता है दूसरे व्यक्ति में, तो वो IR फोटोग्राफी होती है। ऑटो फोकसिंग शब्द इस्तेमाल होता है उसमें से, तो ये किसी अपराधी को ट्रैक किया जा सकता है। एक खास बात है कि जो पिट वाइपर नाम का एक कीड़ा होता है, जानवर होता है, वो इन तरंगों को देख सकता है। मनुष्य IR तरंगों को देख नहीं सकता है। साथ में एक सांपों की वैरायटी होती है जिसको रिकेट राइटर बोलते हैं, उसका बायोलॉजिकल नाम मुझे नहीं पता है, तो वो भी इन तरंगों को देख सकता है। हमारे कहावतों में कहा जाता है कि एक पक्षी होता है जो जंगल में आग खाता है। इस तरह की कहावतें मौजूद हैं कि एक पक्षी होता है जो जंगल में आग खाता है। सवाल उठता है तो जंगल में कहां से आग मिलती है? आग के भी बहुत प्रकार हैं, जंगल में भी आग लगती है, यहाँ तक कि पानी में भी आग लगती है और पेट में भी आग लगती है। हम जिस आग की बात कर रहे हैं वो इस आग से थोड़ा सा भिन्न है, लेकिन उस पक्षी को कहां से आग मिलती है, यानी उसको IR रेडिएशन जरूरी होता है। फसलों के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है। अगर आगे कुछ बात करें दृश्य प्रकाश की, तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों का एक छोटा सा भाग है जो मनुष्य की रेटिना को प्रभावित करता है। उसकी जो आवृत्ति है वो कुछ 4.3 से 1014 हर्ट्ज से लेकर के 7.5 1014 हर्ट्ज के मध्य होती है। ये अलग अलग पुस्तकों में थोड़ा सा इसमें जो संख्यात्मक मान है वो बदलता है। ये ऐसा भी कह सकते हैं कि उम्र के मुताबिक या जो क्षमता आपकी जो क्षमता है उसके मुताबिक भी ये पराग बदलता है। इसको दृश्य प्रकाश कहते हैं। इन किरणों की सहायता से हम सांसारिक वस्तुओं को देखते हैं, जो दुनिया है वो देखते हैं उसको, और आप सभी जानते हैं कि इनका बहुत बड़ा उपयोग है। एक ये स्पेक्ट्रोस्कोपी विषय के बारे में कुछ डायग्राम बना हुआ है, ये मेरा प्रिय विषय है, इसलिए मैं इस विषय पर तो बहुत ज्यादा नहीं जानना चाहता। ये दुनिया है, जंगल जो दिखाई पड़ते हैं, ये फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण विकिरण है। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो दुनिया में कहीं भी जीवन नहीं हो सकता, क्योंकि जो जीवधारी है उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और ऑक्सीजन पेड़ पौधों से बनती है और उसके लिए प्रकाश संश्लेषण का होना जरूरी है। ये दुनिया हमको नहीं दिखाई पड़े तो काम चल जाएगा, नहीं सुनाई पड़े तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर शायद प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए दृश्य प्रकाश हमारे लिए देखने के लिए जितना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये प्रकाश संश्लेषण के लिए होता है। महासागरों में नीचे जो जमीन पर बहुत से वनस्पतियां होती हैं और नदियों के किनारे बहुत से खरपतवार या शिवार होते हैं, ज्यादातर फोटोसिंथेसिस जंगलों के साथ साथ वहीं से आता है, तो वातावरण में जो ऑक्सीजन है उसका संतुलन बना रहता है। इन विषयों को बहुत विस्तार से कहा जा सकता है। और ये जो दृश्य प्रकाश है इसमें से विगत कई वर्षों से 1960 के बाद से बात करें तो दो तरह के वर्गीकरण किए गए हैं। एक को कला संबद्ध प्रकाश कहते हैं और एक को कला असंबद्ध प्रकाश, कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट लाइट की बात की जा रही है। यानी उसमें से लेजर एक बहुत महत्वपूर्ण जो है देखा यह गया कि रेडियो तरंगें और जो माइक्रोवेव हैं वो किसी सीमा तक कोहेरेंसी
प्रदर्शित करती हैं। लेकिन बाकी जितने स्रोत होते हैं प्राकृतिक रूप से वो सब नॉन कोहेरेंट या असंतुलित होते हैं। लेजर एक बहुत महत्वपूर्ण खोज है, वो एक अलग विषय है और उस लेजर का उपयोग तमाम आज के कोई दुनिया का क्षेत्र नहीं है, जीवन का कोई व्यवहारिक क्षेत्र नहीं है जिसमें लेजर का उपयोग न किया जा रहा हो। इसके साथ साथ अगर बात करें पराबैंगनी किरणों की, कि पराबैंगनी किरणें जो हैं वो बहुत ज्यादा घातक होती हैं और इनकी आवृत्ति बहुत अधिक होती है। अगर बात करें तो 10⁻14 से लेकर के 10⁻16 ऑर्डर की होती है और इनका तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है। अगर ये बात करें कुछ जानवर जैसे मधुमक्खी के बारे में कहा जाता है कि पराबैंगनी प्रकाश को देखने की क्षमता रखती है। यानी आपने कहीं कुछ ऐसा कर दिया उसके छत्ते में तो वो जो आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है वो उसको दिखाई पड़ता है। लोग कहते हैं कि अगर मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मार दीजिए तो कहीं न कहीं से वो आपको देख रही होती है। यानी सूर्य से करीब करीब बहुत ज्यादा संख्या में, जहां तक आंकड़े बताते हैं 7 से 8% करीब जो है ये पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन जो मौजूद है उसमें इसका अवशोषण हो जाता है। ये प्रयोगशालाओं में तमाम जो आर्क जलाए जाते हैं या जो व्यवहारिक जगत में बिल्डिंग इस्तेमाल करते हैं वहां भी ये पराबैंगनी किरणें उत्पन्न होती हैं और ये आंख की रेटिना को प्रभावित करती हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव की स्किन के साथ साथ, त्वचा के साथ साथ इनका जो है रेटिना पे पड़ता है। तो अगर किसी तरीके से आंख में चली गई तो आंख को नष्ट करने की भी क्षमता, रेटिना को नष्ट करने की भी क्षमता रखती है। इसलिए जो बिल्डर्स होते हैं उनको चश्मा पहन करके काम करने की बात की जाती है। हम ये अगर बात करें कल कारखानों में बहुत से लोग सूट पहनते हैं इसके लिए कि ये उसके अंदर या तो अवशोषित हो जाए या ये जो है किसी तरह से परावर्तित हो जाए। परावर्तित होने में फिर जो है दूसरे के पास जाने की संभावना रहती है क्योंकि इन सब का जो वेग होता है वो पुनः 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के आसपास का होता है। इसलिए परावर्तन की प्रक्रिया बचाव का साधन नहीं है और शोषण की प्रक्रिया ही बचाव का साधन है। इनके अत्यधिक ऊर्जा के कारण ये जो यूवी टेक्नोलॉजी फिल्टर है, पानी में जो है जो माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको नष्ट करने की काम आती है। यहाँ तक कि पहले यानी पूर्व में जो शल्य चिकित्सा कक्ष होते थे, ऑपरेशन थिएटर होते थे, उनके स्टर्नलाइजेशन में और शल्य चिकित्सा के जो यंत्र होते थे उनके स्टर्नलाइजेशन के लिए भी, शुद्धिकरण के लिए भी इन्हीं यूवी लैंप्स का इस्तेमाल किया जाता था। अभी भी बहुत जगहों पर जो यूवी लैंप्स को भोजन में जो कीटाणु जीवाणु होते हैं ऐसी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, जला देते हैं, इससे मच्छर और बैक्टीरिया मर जाते हैं। यानी इस तरह की जो विकिरण है वो बहुत महत्वपूर्ण भी है और बहुत खतरनाक भी है, दोनों तरीके होते हैं। इसलिए शरीर में विटामिन डी की कमी और त्वचा संबंधी रोग पैदा करती है। लेकिन अगर धूप में बैठे तो ये बनती भी है, इससे विटामिन डी से ये जो है उनका फॉर्मेशन भी करती है। इस तरह के जो विकिरण है उनसे विटामिन डी भी बनती है। साथ साथ अगर इसको ये कहें कि बहुत अधिक समय तक अगर आप धूप में बैठते हैं तो सन बर्न, जो स्किन बर्निंग होती है, चकते पड़ जाते हैं, इसको रेड हार्ट अंग्रेजी में कहते हैं, वो बनते हैं या वो होते हैं। कैंसर एक बीमारी है और सभी लोग उससे परिचित हैं, वो इसी पराबैंगनी किरणों के कारण उत्पन्न होती है। के साथ साथ और भी तमाम इसके उपयोग हैं या बहुत से इसकी घातक चीजें हैं। लेकिन अगर ये पर्यावरण प्रदूषण के क्षेत्र में बहुत से जो कीड़े मकोड़े हैं उनको नष्ट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर इसके बाद बात करें किरण क्षेत्र की या एक्स किरणों की या एक्सरेज की बात करें तो ये हमारे लिए सभी लोग जानते हैं कि एक्सरेज जो चिकित्सा जगत में है इसका बहुत बड़ा योगदान है मानवता के कल्याण में। और कहीं न कहीं जो है आज भी एक्सरे इस्तेमाल की जा रही है, हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच के लिए इस्तेमाल की जाती है। और अगर धातुएं हो तो उनमें क्रैक यानी बारीक दरारें पड़ जाती हैं, उनको नापने का भी यही एक माध्यम है। एक्सरे डिफ्रैक्शन, विवर्तन के माध्यम से छोटे से छोटे कण यानी नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जिसको अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में कह सकते हैं कि एक्सरेज का बहुत बड़ा उपयोग है। इनकी एक सबसे खास बात होती है, इनकी जो अवशोषण क्षमता है वो घनत्व के समानुपाती होती है। यानी अगर घनत्व बहुत ज्यादा है तो वो जो है अवशोषित ज्यादा होती है, कम होता है शरीर में जो टिश्यूज हैं उनका घनत्व कम होता है, मांस है उनका घनत्व कम होता है, लेकिन हड्डियों में जो पदार्थ है, कैल्शियम है, उसका घनत्व ज्यादा होता है। अगर शरीर का एक्सरे लें तो हड्डियों का छाया चित्र मिलता है। यानी इससे भी एक्सरे की ऊर्जा अधिक होने की वजह से इसको भी मॉस्किटोज
या बैक्टीरिया को किल करने में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अत्यधिक ऊर्जा होने के कारण ये इसके घातक प्रभाव जो है मनुष्यों पर भी दिखाई पड़ती है, इसलिए इसको ज्यादातर इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो अंतिम गामा किरणें हैं, ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किनारे अत्यधिक आवृत्ति और अत्यधिक ऊर्जा की निम्न तरंग दैर्घ्य वाली तरंगें होती हैं, जो विभिन्न नाभिकीय प्रक्रियाओं और पार्टिकल एक्सीलरेटर से उत्पन्न होती हैं। अत्यधिक ऊर्जा के कारण उनका उपयोग कैंसर ग्रसित कोशिकाओं को नष्ट करने में किया जाता है। ऊर्जा अधिक होने की वजह से जिस माध्यम में चलती हैं उसको या तो ये आयनीकृत कर देती हैं या पूरी तरह से खत्म नष्ट कर देती हैं। इसलिए इस इन तरंगों को या गामा किरणों को बहुत सावधानी के साथ प्रयोग में लाते हैं। आजकल कीमोथेरेपी जिसे कहते हैं उसमें इसका उपयोग होता है। बहुत सी नाभिकीय प्रक्रियाएं हैं उसमें से ये उत्पन्न होती हैं, वहां पर इसका नियंत्रित यूज करना। अगर ये देखें कि दोनों तरह की तरंगों को एक साथ मिला दें, ये तो अलग अलग उपयोग थे। बहुत सी ऐसी है कि श्रव्य और विद्युत चुंबकीय तरंगें और ये यांत्रिक तरंगों को आपस में मिला दें तो कुछ दुनिया के नए क्षेत्र बनते हैं। जैसे उसमें वीडियो फोन की बात की जा रही है आजकल, कि अगर आप किसी को देखना चाहते हैं, टेलीविजन सिस्टम जो है उसमें श्रव्य तरंगें भी होती हैं। इससे बहुत से नए नए तरीके, जो मोबाइल क्रांति में जो अगली क्रांति आने वाली है वो वीडियो फोन मोबाइल की है। कुछ इस तरह की बातें की जा रही है कि वॉइस टेप कंप्यूटर की बात की जा रही है, कि जहां पर आवाज आधारित कंप्यूटर होंगे, आप बोलेंगे वो विद्युत चुंबकीय तरंगों में परिवर्तित हो जाएगा। यानी शायद आगे चल करके इन दोनों को मिला दें तो इनका एक नया उपयोग सामने आएगा। धन्यवाद।